नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि पिछले 75 सालों में ये कैसे बदला है, कैसे इसने नई चुनौतियों का सामना किया है। यानी हम समझेंगे संविधान में हुए संशोधनों की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे दस्तावेज की जो कभी रुका नहीं, बल्कि हमेशा विकसित होता रहा है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम संवैधानिक बदलावों के इन 5 अलग-अलग दौरों को एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस बुनियादी सवाल को ही समझते हैं कि आखिर हमारे संविधान को बदलने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। असल में इसे बनाया ही गया था इस सोच के साथ कि ये देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। देखिए, ये हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता ही थी। वो जानते थे कि समाज और देश कभी एक जैसे नहीं रहते। वक्त के साथ बदलाव तो आने ही थे और इसीलिए उन्होंने बदलाव का रास्ता खुला रखा। ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी समझ थी। तो ये जो संवैधानिक संशोधन है, इसका सीधा सा मतलब है संविधान में कुछ नया जोड़ना, कुछ पुराना हटाना या किसी मौजूदा नियम को बदलना। इसकी पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में दी गई है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया की प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। अब देखिए, संविधान बदलना कोई एक जैसा काम नहीं है। इसके 3 अलग अलग रास्ते हैं, कुछ आसान तो कुछ बेहद मुश्किल। पहला है साधारण बहुमत, जो सबसे आसान है। दूसरा है विशेष बहुमत, जिसमें सदन के 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए और ज्यादातर बड़े बदलाव इसी से होते हैं। और तीसरा तरीका सबसे सख्त है। इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी चाहिए होती है। ये तरीका तब अपनाया जाता है जब कोई बदलाव देश के संघीय ढांचे पर असर डालता हो। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत एक नया नया गणतंत्र बना था और राष्ट्र निर्माण की बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। ये बात हैरान करती है कि संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद ही पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। पर ऐसा क्यों हुआ? हुआ ये कि सरकार जमींदारी खत्म करने और आरक्षण लागू करने जैसे बड़े सामाजिक सुधार करना चाहती थी, लेकिन बार बार कानूनी अड़चनें आ रही थी। तो इस पहले संशोधन ने न सिर्फ आरक्षण का रास्ता साफ किया, बल्कि बोलने की आज़ादी पर कुछ वाजिब सीमाएं भी लगाईं और भूमि सुधारों को कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए एक 9वीं अनुसूची भी बना दी। शुरुआती दशकों में सिर्फ सामाजिक सुधार ही नहीं, बल्कि भारत के नक्शे को भी शक्ल दी जा रही थी। 7वां संशोधन बहुत बड़ा था, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया। इसके बाद दादरा नगर हवेली, गोवा और नागालैंड जैसे इलाके भारत का हिस्सा बने और इसी दौर में सिंधी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में जोड़कर सम्मान दिया गया। अब हम आते हैं कहानी के एक ऐसे मोड़ पर, 1970 का दशक। ये एक ऐसा दौर था जो वर्चस्व की एक जबरदस्त लड़ाई का गवाह बना, संसद और न्यायपालिका के बीच। और इस टकराव के केंद्र में था एक संशोधन, 42nd संशोधन। ये इमरजेंसी के दौरान आया था और इसने संविधान में इतने ज्यादा और इतने बड़े बदलाव किए कि लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान तक कहने लगे। इस एक संशोधन ने संविधान के मूल चरित्र को ही बदलने की कोशिश की। प्रस्तावना में नए शब्द आए, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य लाए गए, लेकिन इसका असली असर सत्ता के संतुलन पर पड़ा। राष्ट्रपति को कैबिनेट की हर सलाह मानने के लिए मजबूर कर दिया गया और शिक्षा, वन जैसे अहम विषय राज्यों से छीनकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए, जिससे केंद्र सरकार की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। पर यह बदलाव ज्यादा दिन टिक नहीं सके। 1977 में जैसे ही सत्ता बदली, 44वें संशोधन के जरिए 42वें संशोधन के कई बड़े और विवादित बदलावों को पलट दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पर फिर से सोचने की शक्ति वापस मिली, लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल का हो गया और इमरजेंसी लगाने के नियम बहुत सख्त कर दिए गए। और हाँ, इसी संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया। 70 के दशक के उस तूफान के बाद अगला दौर लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने और असल शक्ति जनता के हाथों में देने का था। उस दौर में आया राम गया राम वाली राजनीति बहुत चल रही थी, जिससे सरकारें गिर रही थीं। इसी को रोकने के लिए 52वां संशोधन लाया गया, जिसने दल बदल विरोधी कानून बनाया। इसका मकसद था कि पैसे या पद के लालच में पार्टियां बदलने वाले नेताओं पर लगाम लगाई जा सके। और इसी दौर में एक ऐसा बदलाव आया जिसने करोड़ों लोगों को एक झटके में ताकत दे दी। पहले वोट डालने की उम्र हुआ करती थी 21 साल,
जिसे 61वें संशोधन ने घटाकर कर दिया सीधा 18 साल। सोचिए जरा, इस एक फैसले ने रातों रात करोड़ों नौजवानों को देश की राजनीति में अपनी आवाज उठाने का हक दे दिया। ये वाकई में क्रांतिकारी कदम था। और फिर आए वो 2 संशोधन जिन्हें आज भी जमीनी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक दर्जा दिया। इसका मतलब था नियमित चुनाव होंगे, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होंगी और राज्य चुनाव आयोग बनेंगे। ये सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांवों और शहरों तक पहुंचाने की सबसे बड़ी कोशिश थी। तो चलिए अब कहानी को लेकर आते हैं 21वीं सदी में और देखते हैं कि आज के आधुनिक भारत के साथ हमारा संविधान कैसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। 86वें संशोधन ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि शिक्षा का अधिकार जीने के अधिकार यानी राइट टू लाइफ जितना ही जरूरी है, और इसी के साथ 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। हाल के सालों में भी कुछ बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए हैं। 101वें संशोधन ने एक राष्ट्र एक कर के विचार के साथ जीएसटी को लागू किया। 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक ताकत दी और 103वें संशोधन ने पहली बार आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की। और सबसे ताज़ा और बड़ा बदलाव है 106वां संशोधन, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का वादा करता है। हाँ, ये सच है कि ये कानून अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, लेकिन फिर भी ये महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो 1951 के पहले संशोधन से लेकर 2023 के 106वें संशोधन तक ये हमारे संविधान की यात्रा रही है। हर बदलाव अपने दौर की कहानी कहता है, कभी सामाजिक न्याय की, कभी राजनीतिक उठापटक की, तो कभी आर्थिक सुधारों की। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि हमारी संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। ये एक पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि देश की धड़कनों, उसकी ज़रूरतों और उसकी उम्मीदों के साथ लगातार विकसित हो रहा है। यही इसकी असली ताकत है। सवाल बस ये है कि भविष्य इसके पन्नों में और कौन सी नई कहानियां लिखेगा।